Good afternoon, everybody. Myself, Aditi Jain. I am an assistant professor in IMT College of Nursing in IIMT University. आज हम नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, उसमें बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में एक सब्जेक्ट आपका आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, उसका एक हम टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, जिसमें कि हमारा मैनेजमेंट एक नर्सिंग डिपार्टमेंट या नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कहाँ कहाँ आपका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो हम आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पहले आ जाता है, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका मैनेजमेंट होता है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे कैसे करते हैं, एक नर्सिंग कॉलेज में, हॉस्पिटल में, आप मैनेजमेंट कैसे कैसे मैनेज करोगे, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होनी है, कैसे कैसे आप पेशेंट को केयर देते हो, सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। Administration is the activities of group cooperating to accomplish common goals. It is the organization and the use of man and material to accomplish the purpose. एक एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या होता है, ये एक एक्टिविटीज़ होती हैं या एक कोई काम होता है जो कि आप एक मैन पावर, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, जिनकी वजह से आप लोगों के साथ एक ग्रुप डेवलप करके, एक कॉर्पोरेशन बना के, एक उनके साथ IPR मेंटेन करके आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क करते हैं एक इंस्टीट्यूट को या एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या आया? द वर्ड एडमिनिस्टर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर। इट मीन्स टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर। एडमिनिस्टर मेनली आपका एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें कि आपके दो वर्ड आ जाते हैं, एड और मिनिस्टर। इसमें क्या है? टू केयर और टू लुक आफ्टर पीपल, जो लोगों की आप केयर कर रहे हैं और जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनके काम को कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं और उनको मैनेज कैसे करेंगे। फिर आपकी डेफिनेशन आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की। पहली डेफिनेशन आपकी LD वाइट ने दी है। इन्होंने क्या कहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन, coordination and control of many person to achieve some purpose or objective। एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हो कि वो कैसे कैसे काम होना है, आप उस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हो बाकी लोगों के साथ मिलके, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि आप कोई आपको मैन पावर, एक ग्रुप आपको चाहिए किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो सेम चीज़ आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके जो काम होते हैं उनको कंट्रोल करके कि कौन से टाइम पे कौन सा काम आप सही से कर सकते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना, जिसमें कि जो भी लोग हैं, जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी एक ग्रुप काम कर रहा है, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है या जो उसका एक गोल है एक इंस्टीट्यूशन के लिए या एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, वो सेम होता है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन ने क्या कहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या है? एक काम है या एक एक्टिविटी है जो कि एक ग्रुप या लोगों का एक जो ग्रुप डेवलप होता है, वो लोग एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क करते हैं। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट आपका क्या है? आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना जो कि आप कोई लोगों से कराते हो और लोगों के थ्रू ही वो काम कराया जाता है, जिसमें कि फॉर्मली या इनफॉर्मली उन लोगों का एक ग्रुप डेवलप हो जाता है। नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, अगर एक वार्ड में स्टाफ नर्स भी है, वो अपने कलीग के साथ या जो उनके साथ अपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या नर्सिंग कलीग्स जो हैं, उनके साथ चाह के ना चाह के जो भी एक एक्टिविटी कर रही है, पेशेंट को केयर देना, पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करना, वो उनका एक इनफॉर्मली ग्रुप डेवलप हो जाता है। क्योंकि आपको पेशेंट केयर, पेशेंट को मैनेज करना, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, ड्रग्स एडमिनिस्टर करना, वो चीज़ सारी आपकी मैनेजमेंट में ही आएंगी। फिर आपके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट फिक्स्ड।
जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी हॉस्पिटल में जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपका एक्यूरेट नहीं होता है, वो आपका फिक्स नहीं होता है, वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इट हैज़ चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, सेम के टाइम के अकॉर्डिंग और आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैनेजमेंट में चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट ऑथर्स इन मैनेजमेंट हैव गिव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके अलग अलग ऑथर्स ने मैनेजमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, जिसमें मेन आपके दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पहला आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आता है। फंक्शनल कॉन्सेप्ट आपका क्या आया? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। एक मैनेजर, एक हायर अथॉरिटी, एक हेड क्या काम कर रहा है, वो आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट में आता है। अगर कोई हायर अथॉरिटी है, वो अपने सबऑर्डिनेट से क्या काम करा रही है, ठीक। बट मैनेजर के अकॉर्डिंग या उस हायर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या काम होना है और वो क्या काम कर रहे हैं, वो आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट में आएगा। ये आपका लुइस एंड एलन ने डेफिनेशन इसकी दी है, या एक मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है या फंक्शनल कॉन्सेप्ट में आपका मैनेजमेंट कैसे आ रहा है, वो लुइस एंड एलन ने बताया है। फिर दूसरा आपका हेनरी फायोल ने क्या कहा है? टू मैनेज एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फंक्शनल कॉन्सेप्ट में आपका मैनेजमेंट कैसा आएगा कि हम किस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम क्या काम करेंगे, हम वो काम कब करेंगे। अगर हमें किसी को एक इंजेक्शन भी लगाना है तो हम वो इंजेक्शन कब लगाएंगे, आपकी क्या डोज है इंजेक्शन लगाने की, किस रूट से वो इंजेक्शन लगेगा, ये सारी चीज़ें हमारी प्लान में आ जाएगी। फिर आपका ऑर्गेनाइज करना, एक इंजेक्शन लगाने के लिए आपको पूरी एक ट्रे सेटअप करनी होती है, जो आपकी प्रोसीजर ट्रे होती है, जिसमें कि आपकी सिरिंज आ गई, आपका एम्प्यूल आ गया, आपका कॉटन स्वैब आ गया, तो आप उस ट्रे को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर टू कमांड आपका क्या आया कि अगर हमारे पास या एक नर्सिंग स्टाफ के पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तब तक वो स्टाफ कोई भी इंजेक्टेबल नहीं लगा सकती। तो जब तक हमारे पास कमांड नहीं होगी, हम कोई भी प्रोसीजर या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। फिर आया आपका टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। टू कोऑर्डिनेट करना क्या हुआ कि आप उसको, एक प्रोसीजर को कैसे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे काम में एंगेज्ड हैं, तो आपका जो कलीग है, आपके साथ के जो नर्सिंग स्टाफ है, अगर वो फ्री, आप उनसे कह सकते हैं वो जाके इंजेक्टेबल्स लगा देंगे। वो आपके और आपके कलीग के बीच में कोऑर्डिनेशन का मतलब आया। फिर टू कंट्रोल में आपका क्या है, जो आपने इंजेक्टेबल लगाया है उसके आपके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके फंक्शनल कॉन्सेप्ट में दो लोगों ने जो आपकी डेफिनेशन दी है कि फंक्शनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में क्या मैटर करता है। पहले ने क्या बोला कि एक मैनेजर का क्या काम है ना, कि एक मैनेजर क्या कर रहा है मैनेजमेंट में, ठीक। दूसरा आपका क्या आया कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मैनेज कर रहे हो, उसको आप कैसे प्लान करोगे, कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, कैसे उसको कंट्रोल करोगे, कैसे उसको डायरेक्ट करोगे, ठीक। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आया। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी आपका हेनरी एंड फायोल ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन सेंस दैट इट इज इक्वली एप्लीकेबल एनीवेयर, whether social, religious or business and industrial। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपका रूटीन लाइफ कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है कि आप कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करोगे। ज़रूरी बात नहीं है कि ये चीज़ आपके जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड ही हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आपकी नहीं होगी। बट आपकी डेली लाइफ कैसे चल रही है, आप अपनी डेली लाइफ में क्या काम कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ आपकी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में आती है। फिर आपके एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका आपका एक एब्रीवेशन आपका आ जाता है पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प आपका
पोस्ट कॉर्प आपका ऑल ओवर मैनेजमेंट या ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जिसमें कि P से आपका प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग और R से रिपोर्टिंग और B से आपकी बजटिंग होती है। प्लानिंग में आपका क्या है, आप कैसे कैसे प्लानिंग करोगे, है ना। अगर मेरे को कोई काम है तो मैं उसको पहले प्लान करूँगी, उसके बाद मैं वो काम आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगी। उसको प्लान करने के बाद मैं उस एक्टिविटी को या उस टास्क को ऑर्गेनाइज करूँगी कि मुझे वो एक्टिविटी या काम वो कैसे करना है और कब मुझे करना है, कैसे कैसे मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगी। थर्ड मेरा स्टाफिंग आया। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें मुझे मैन पावर चाहिए तो मुझे उस चीज़ के लिए लोग चाहिए होंगे। लोगों के लिए मुझे स्टाफ चाहिए। अब मुझे कितने का स्टाफ चाहिए, क्या एक्टिविटी है, क्या टास्क है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैन पावर सेट करते हैं। नेक्स्ट आपका डायरेक्टिंग आया। अगर मैं कोई एक्टिविटी करा रही हूँ तो मेरे को ही डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम कैसे होना है, बाकी मेरे अंडर काम करेंगे, ठीक। फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग आया। कोऑर्डिनेटिंग में आपका क्या आया कि जो लोग आपने स्टाफिंग के लिए लिए हैं वो आपसे किस लेवल पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या आपसे सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं आ रहा, आप उनसे सही से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके और आपके कोवर्कर्स या जो आपने स्टाफिंग के लिए लोग लिए हैं उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, कैसी बातचीत है, कैसा आपने IPR मेंटेन कर रखा है, आता है। फिर आपका रिपोर्टिंग आ जाता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको आप रिपोर्ट कैसे करोगे ना। रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग आपकी मस्ट होती है नर्सिंग में कि आप उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हुए चलोगे, कैसे उसको रिपोर्ट करोगे ना। आपको सारी एंट्रीज फिल करनी होंगी। फिर आपका बजटिंग आ जाता है। बजटिंग में जो भी आपका टास्क है आप उसमें कितना बजट लेके चल रहे हैं, कितना फाइनेंशियली आपका उसमें खर्चा लगेगा, ये सारी चीज़ें आपकी बजटिंग में आती हैं। फिर आपका नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इसमें पहला आपका यूनिवर्सल होता है। ऑल एलिमेंट्स कैन अप्लाई इट्स इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जितने भी हमने एलिमेंट्स अपने पढ़े हैं लास्ट स्लाइड में, हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, बजटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सली आते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो भी हमारा गोल है हमको उसको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में फुलफिल करना होता है। फिर आपका हॉलिस्टिक आ जाता है। इन्वॉल्व टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी आपको टास्क दिए गए हैं वो आपको फुलफिल करने होते हैं। इंटेंजिबल आपका आ जाता है। कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। आपकी जो भी टास्क है जिसको आप अपने तरीके से कर रहे हैं वो सामने वाला उस तरीके से नहीं कर सकता, वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि जो टास्क मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए इजी है, ज़रूरी बात नहीं है वो सामने वाले के लिए भी इजी हो। तो हर टास्क या हर एक्टिविटी, हर प्रोसीजर का लोगों का अपना करने का अलग अलग ढंग होता है। फिर आपका कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, या आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि आपका बीच में कभी ब्रेक नहीं होता कि अगर एक प्रोसीजर चल रहा है तो वो कंटिन्यूसली, या अगर कोई टास्क चल रहा है तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता ही रहेगा। फिर आपका गोल ओरिएंटेड आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज स्ट्रगल टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी गोल ओरिएंटेड होती है। हम जिस भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहाँ पे आपके उस इंस्टीट्यूट के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि वो ईयर बाय ईयर फुलफिल करना मांगते हैं। तो सेम चीज़ आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गोल ओरिएंटेड होती है कि जो भी उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर सके। फिर आपका डायनेमिक आ जाता है जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी होती है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्लेक्सिबल हो, उस एडमिनिस्ट्रेशन में मैं भी एडजस्ट कर सकूं, सामने वाला भी एडजस्ट कर सके और हमारे लिए वो अडेप्टेबल भी हो। ऐसा ना हो कि सामने वाला उस टास्क को या उस एक्टिविटी को या उस इंस्टीट्यूट को अडेप्ट ना कर पाए।
फिर आपके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला आपका आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से आपका मतलब है कि जो भी आप काम दे रहे हैं वो आप इक्वली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ना। ऐसा ना हो कि किसी पे वर्कलोड ज़्यादा हो, किसी पे वर्कलोड बहुत कम हो। फिर आपका आ जाता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई टास्क मुझे अलॉट हुआ है तो उसकी अथॉरिटी मेरे पे होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे होगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी या जो जवाबदेही होती है वो भी मुझे ही देनी पड़ेगी कि अगर वो टास्क मेरे से ख़राब हुआ या वो टास्क मैं अच्छे से नहीं कर पाई तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पे आएगी। जो मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं या जो मेरे सब ऑर्डिनेट्स हैं उन पे नहीं आएगी। फिर आपका आता है नेक्स्ट डिसिप्लिन। जो भी हमें टास्क मिलता है या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें एक डिसिप्लिन मैनर में करनी होती है, हमें एक अनडिसिप्लिन मैनर में नहीं करनी चाहिए। फिर आपका आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के जो भी हम कमांड सामने वाले को दे रहे हैं या जो भी हम काम सामने वाले को दे रहे हैं वो सामने वाला इंसान उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो हमारी कमांड सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। फिर आपका आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप किसी भी टास्क के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी उन्हें काम दे रहे हैं उसमें आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को नहीं आते तो हम सामने वाले से पूछते हैं, बट जो काम हमको आते हैं और सामने वाले को नहीं आते तो वो हम उन्हें डायरेक्शन उसका दे सकते हैं कि ये काम कैसे कैसे होगा। फिर आपका आ जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके कलीग्स हैं, ज़रूरी बात नहीं है कि उनको वही काम अलॉट किया जाए जो उनके इंटरेस्ट का हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें ऐसे काम या ऐसे टास्क आ जाते हैं जो कि हम लोग को करने पड़ते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिशियल है, वो चीज़ भी आपको अपने इंटरेस्ट के साथ देखनी पड़ेगी। फिर आपका आ जाता है ऑर्डर एंड इक्विटी। आप किस ऑर्डर से चल रहे हैं, किस ऑर्डर से आप काम कर रहे हैं ना, ये चीज़ आपकी आएगी। और इक्विटी आपकी आ जाएगी कि आप इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आपका आता है रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर। नर्सिंग हॉस्पिटल्स में एक स्टाफ के या जो आपके एसएनओज होते हैं उनके क्या क्या रोल्स रहते हैं। पहला आपका लीडर, किसी चीज़ को लीड करना, किसी एक्टिविटी, किसी टास्क, किसी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स में एज अ लीडर आप जाते हो, उस काम को आप लीड करते हो। ठीक। फिर आपका आ जाता है एजुकेटर। एजुकेटर में आपका क्या है कि जो भी आपके पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, जो भी आपके पेशेंट के अटेंडेंट हैं हॉस्पिटल्स में, आप उन्हें कैसे कैसे एजुकेट कर रहे हो, आप उन्हें कैसे कैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या उन्हें कैसे कैसे आप उनकी हेल्थ कंडीशन के लिए गाइड करते हो। ठीक। फिर आपका आता ऑर्गेनाइज़र। किस काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है या किस काम को कैसे कंप्लीट करना है, ये भी एक नर्स का काम होता है। फिर आपका आ जाता है डायरेक्टर। किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, किसी चीज़ को या किसी टास्क को आप कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलोगे, या जो आपके साथ के कलीग्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें जो प्रोसीजर्स हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टास्क हैं, उनको कैसे कैसे फुलफ़िल करने के लिए आप डायरेक्ट करोगे। फिर आपका आ जाता है कोऑर्डिनेटर। एज अ कोऑर्डिनेटर आपका क्या क्या रोल आ जाता है कि आप जब हॉस्पिटल्स जा रहे हैं या आप एक वार्ड इंचार्ज हैं तो उसमें आप अपने वार्ड के स्टाफ से कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, आप उनके साथ रूडली बिहेव करोगे। सेम चीज़ आपके जो नर्स पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में उनके साथ भी रहती है कि आप उन लोगों से या जो पेशेंट और उनके अटेंडेंट हैं आप उनसे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे आप उनसे बात कर रहे हैं। फिर आपका आ जाता है रिकॉर्डर। नर्सेज को एक चीज़ रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग जो होती है हॉस्पिटल्स में करना मैंडेटरी होती है, क्योंकि बहुत बार मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करके चलना पड़ता है।
रिकॉर्डर में आपके बहुत सी चीज़ें, आपका एडमिशन डिस्चार्ज रजिस्टर्स आ जाते हैं, आपके इंडेंट रजिस्टर्स हैं, आपके डाइट चार्ट्स हैं ना, आपके मेडिकेशन रजिस्टर्स हैं, डायग्नोसिस रजिस्टर्स हैं, ये सारे आपके रिकॉर्डर में आ जाते हैं कि आपको पेशेंट का सारा डाटा रिकॉर्ड करके चलना पड़ता है। फिर आते हैं काउंसलर। पेशेंट अगर सीवियरली मेंटली डिस्टर्ब्ड है या उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप पेशेंट के अटेंडेंट को कैसे काउंसिल कर सकते हैं ना, कैसे उनको आप एजुकेट कर सकते हैं, कैसे आप उनको गाइड कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर पेशेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आपने एक अच्छा कम्युनिकेशन है, एक अच्छा IPR उनके साथ बना रखा है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को भी डायरेक्टली काउंसिल कर सकते हैं। फिर आपका आता है सुपरवाइज़र। एज ए स्टाफ नर्स आप एक वार्ड में अपने वार्ड को कैसे साफ़ रखने के लिए, कैसे हाइजीनिक रखने के लिए कैसे कैसे आप उसे सुपरवाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।